अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में हाजिर हैं जनाब आपके सामने। एक तो आपको बताएंगे कि हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी शेर अफजल मरवत के साथ जुड़ रही है। और इब्तिदा में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनका एक लाउबालीपन या थोड़ा सा एक जो गैर जिम्मेदाराना सा बयान देने का रुझान है, उसकी वजह से वो खबरों में आ जाते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा संगीन हो रही है। उसकी वजह यह है कि अब जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बड़े सीरियस नौयत के हैं, और अभी तक वो इन इल्ज़ामात के हवाले से कोई भी इत्मीनान बख्श जवाब अपनी पार्टी को और अपने पार्टी वर्कर्स को नहीं दे सके हैं। इस वजह से ये इल्ज़ामात और संगीन होते चले जा रहे हैं। और अब कौन से नए इल्ज़ामात हैं ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फिर इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन किसकी काविशों का एक आप समझ लें कि सहरा है, मरहून मिन्नत है। और आज वो शख्स किस हाल में, इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद अगर हम कुछ बात करें इस हवाले से कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो इसमें जनाब आज ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ कानून साजी की कोशिश की गई। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया पीटीआई की तरफ से। मज़ीद नशस्तें भी पीटीआई की पीएमएलएन को देने की तैयारी है। अब उसके ऊपर भी लोगों ने इवन हल्के वल्के बता भी दिए हैं कि जी कौन कौन से मज़ीद लोग जो हैं अब वापस अपनी जीत को हार में बदलता हुआ देखेंगे, ये भी आपके साथ रखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे, अज़मा बुखारी साहिबा ने बताया है कि जी हेलीकॉप्टर का ख़र्चा कितना होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब के बाद अज़मा बुखारी साहिबा दोनों ने ही हेलीकॉप्टर को इतनी सस्ती और आसान सवारी बता दिया है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा हिम्मत करके मैं भी कोई हेलीकॉप्टर ख़रीद लूँ। उसके बाद तो आना जाना बड़ा आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हो जाए। थ्रू आउट जब से वो पार्टी में आए और एकदम से उन्होंने राइज करना शुरू किया, तो उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते थे कि सब लोग जब इस वक्त क्रैकडाउन का शिकार हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, खुल के बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, तो शेर अफजल मरवत साहब किस तरह ये सब कर पाते हैं। उनको क्यों पुलिस कभी पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, क्यों उनके ऊपर उस तरीके से सख्ती हमें देखने में नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि वो पंजाब जब आए तो उन्हें पकड़ा गया और फिर उसके बाद उन्होंने एक सेटलमेंट की और उसके बाद दोबारा ना वो पंजाब जाके उन्होंने कोई कन्वेंशन करने की कोशिश की और ना ही उन्हें फिर कोई और किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शेर अफजल मरवत साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ही आशीर्वाद से पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, और उनके पार्टी में आने से बेसिकली मकसद यही है कि अपने लोग कुछ इंडक्ट हो जाएं ताकि वो अपने जो मकासद हैं उसको सर्व कर सकें। शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरीके से अफनानुल्लाह साहब की पिटाई की, उसके बाद वो एकदम मरकज़ निगाह बन गए। फिर उनकी कुछ बात करने का तरीका दिलचस्प था तो वो ज़्यादा ख़बरों में रहने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने शोएब शाहीन साहब पर एक दिन गोलाबारी शुरू कर दी और कहा कि ये गद्दार हैं। और फिर कुछ और लोगों के हवाले से भी उनका ये कहना था कि पार्टी में कुछ गद्दार हैं जो खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन ये सब के बावजूद भी सम और द अदर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सरवाइव करते रहे। और फिर भी पार्टी की एक बड़ी समझ लें आप वर्कर की फॉलोइंग थी वो उनको मिल गई, क्योंकि वो बहरहाल दलेराना बाहर निकल रहे थे, लोगों को बाहर निकाल रहे थे। और उस खौफ के माहौल में अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा था तो हर किसी ने उस चीज़ को फिर वेलकम करने की कोशिश की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से सामने आती जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद कुछ ऐसे बयानात शेर अफजल मरवत साहब दे देते थे जिसके ऊपर पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था। फिर पार्टी की तरफ से उन्हें एक दो दफ़ा शो कॉज नोटिस भी जारी हुए। तो लग रहा था कि रऊफ़ हसन साहब, हामिद खान साहब और एक दो लोग जो हैं ख़ास तौर पर वो शायद शेर अफजल मरवत साहब के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन इवेंचुअली चूंकि ये सबको नज़र आ रहा था कि खान साहब उनसे मिल रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक की कि खान साहब उनकी मुलाकातों में शामिल रहते हैं, तो फिर सबने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर खान साहब उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हमें भी उन्हें ट्रस्ट ही करना चाहिए। बात आगे बढ़ती चली गई, लेकिन अब सूरत हाल इसलिए बढ़ गई ज़्यादा आगे क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उनको काबीना में शामिल किया गया। और उनकी हवाले से जो एतराज़ात थे वो ये थे कि वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट के अंदर, और वो कभी भी पीटीआई या इमरान खान साहब के हामी नहीं रहे बल्कि शदीद नाक़िद रहे, और इतना ही नहीं बल्कि खान साहब के लिए काफ़ी बुरे भले रिमार्क्स वो देते रहे हैं। तो इसके ऊपर पीटीआई कारकुनान को बड़ी
तशवीश थी कि उन्हें क्यों आखिर कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। एक तो वो इलेक्टेड भी नहीं है, फिर दूसरा आपने उन्हें ओहदे से नवाजा है, तो कम से कम वो बंदा केपेबल हो या वो पार्टी के साथ मुखलिस हो, ऐसा भी नहीं है। और फिर मौरूसियत का भी एलिमेंट है कि आप ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं और ऊपर से आप अपने भाई को भी मुशीर बनवा रहे हैं, तो ये सारी क्या आपको पोस्ट सारी फैमिली आपको ही मिलती चली जाए। इस पे भी शेर अफजल मरवत साहब कुछ कारकुनान को मुतमईन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि जी देखिए हमारे मसले हैं हल्के के और ये वो, तो इतनी मेरी कुर्बानी बनती है वगैरह वगैरह करके। तो लेकिन ये कोई वाज़ेह जवाब नहीं था और ना ही वो इस बात पे कायल कर सके कि आखिर उनके भाई पहले पीटीआई के इमरान खान पर इतनी तनकीद क्यों करते थे, और अगर करते थे तो क्यों, कब, कैसे बदले, और क्या उन्होंने इस हवाले से कोई बाकायदा आकर माजरत की कि वो जो करते थे वो गलत था वगैरह वगैरह। कोई आप अपनी एक रियलाइजेशन का एहसास, तो कोई इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन ऐसी नहीं सामने आई जो कि कारकुनों को मुतमईन करती। और अब हाल ही में जो ताज़ा वाक़या हुआ है वो ये कि जब खान साहब पे पाबंदी लगी तो चुप करके शेर अफजल मरवत साहब चले गए हाई कोर्ट और वहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि जी पाबंदी के हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। और फिर हमने देखा कि बगैर किसी और बड़े पार्टी लीडर्स की तरफ से या कुछ होता, शेर अफजल मरवत साहब और जो वहाँ पर एक आध और उनके साथ जो भी कोई वकला हैं, वो मिल बैठ के ये तय कर रहे हैं कि जी सिर्फ 3 या 4 लोग जो हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे और वो ही जो हैं आगे फर्दर तय करेंगे किसने खान से मिलना है और किसने नहीं मिलना। और इतना ही नहीं बल्कि आज तो हद हो गई, शेर अफजल मरवत साहब कोर्ट से ये ऑर्डर भी ले आए कि खान साहब से अब फिजिकल मुलाकात अगर किसी ने करनी हो, यानी अदर देन फैमिली मेम्बर और इन 3-4 लॉयर्स के, अगर किसी और ने मिलना है तो वो सिर्फ वीडियो लिंक पर मुलाकात कर सकता है। अब ये इटसेल्फ बड़ी अजीबो गरीब बात है कि भाई वीडियो लिंक पर आप कैसे ये इस बात के ऊपर मान के आ गए कि जी ठीक है वीडियो लिंक पे ठीक है जी। ये तो बिल्कुल ही एक बहुत ही कमज़ोर किस्म का इन्होंने फ़ैसला लिया शेर अफजल मरवत साहब ने, क्योंकि वीडियो लिंक पे पहली बात हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, वो सेफ़ नहीं है उस तरीके से उस पर गुफ्तगू। अब पार्टी लीडर्स इतने सारे हैं, बहुत सारे लोग खान साहब से मिलना चाहते हैं, तो वो क्या वीडियो लिंक के ज़रिए मिलेंगे और क्या खान साहब उनसे खुल के बात कर सकेंगे या वो खुद खुल के बात कर सकेंगे। फिर दूसरी बात ये कि इस पर तो बड़ा आपने आसानी से बहाना मुहैया कर दिया है सुपरिटेंडेंट जेल को, वो रोज़ कह देंगे जी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मुलाकात नहीं हो सकती। तो इस तरह तो पार्टी लीडर्स मिल ही नहीं पाएंगे खान साहब से। और फिर हर कोई इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है कि आपने सिर्फ 2-3 मखसूस लोगों को खान साहब से थ्रू कर दिया है, तो इससे तो साफ वाजे पता चल रहा है कि आप खुलकर बहुत सारे सब लोगों को मिलने नहीं दे रहे, सबकी राय खान साहब तक पहुंचने नहीं पा रही। तो फिर ये कैसे मामलात चलेंगे? इसका मतलब है कि सारी पार्टी बेसिकली हाईजैक हो गई उन 2-3 लोगों के हाथ में, जो जैसे चाहें खान साहब ने क्या कहा बाहर आके कुछ भी बताएं, या खान साहब को क्या जाके बताना है वो अपनी मर्जी की चॉइस की चीज़ें बता दें। अब सेनेट के नाम के हवाले से यही प्रॉब्लम जनरेट हुआ है कि केपी से कोई 8 लोगों की लिस्ट फाइनल हुई थी, जिसमें आजम सवाती साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को और शिबली फराज साहब को खान साहब ने यह टास्क दिया हुआ था। और उन्होंने जो लिस्ट बना के भेजी है, खबर ये अब आ रही है और ये पार्टी के अंदरूनी ज़राए खबर दे रहे हैं कि वो लिस्ट जो है उसमें तब्दीली कर दी गई और उसमें से कुछ नाम निकाल कर और कुछ नाम अपने मर्जी से अंदर डाल दिए गए। और ये जो 3 नाम बताए जा रहे हैं कि फैज़ुर रहमान, वकास औरकज़ई और खुरम ज़ीशान, ये 3 नाम हैं जो कि उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, जो शिबली फराज साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, आजम सवाती ने फाइनल की। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये फिर नाम कहाँ से आ गए, और सारे लोग ज़्यादातर इस पे शेर अफजल मरवत साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये नाम इंडक्ट करवाए हैं इस लिस्ट में, और ये उन्हीं की ईमा पर इन लोगों को सेनेट के टिकट देने के हवाले से चीज़ें वो कर रहे हैं। तो अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इसका मतलब है जो खान साहब पे लिस्ट पहुंचनी थी, उन लिस्ट में से खान साहब ने कुछ फाइनलाइज करना था, लेकिन अगर आप पहले ही लिस्ट बदल के कुछ ऐसे मखसूस नाम शामिल कर देंगे कि उन्हीं में से खान साहब फिर फाइनल कर लें, इतना तो वक्त भी नहीं होता खान साहब के पास भी कि हर एक बंदे के बारे में तफसील पूछें या एक पूरा उनके जहन में कोई बैकग्राउंड भी हो किसी का। तो ये तो मर्जी के फैसले लेने की मुतरादिफ बात हो जाएगी। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर ज़ाहिर है सब बहुत क्रिटिसाइज़ भी करें, लेकिन अभी तक शेर अफजल मरवत साहब का भी कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया, और ना ही खुद जो पीटीआई की लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, उन्हें आके इस सिलसिले में बात करनी चाहिए कि भाई कौन लिस्टें फाइनल कर रहा है और क्यों कोई नाम निकाला और किस बुनियाद के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब बड़ी ऐसी हो गई हैं जो डुबियस सी हो गई हैं, और सब इसके ऊपर अब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर 2-3 ये जो इन्होंने काम किए हैं कि एक तो मुलाकात को बहुत लिमिटेड करवा दिया, फिर लिस्टें इधर उधर बदली, तो अब सब इस बात पर शक की नज़र से देख रहे हैं। मेरा ख्याल है बड़ा जायज़ शक बन रहा है अब शेर अफजल मरवत साहब पे। उन्हें अगर वो सच्चे हैं तो उस हवाले से अपनी बाकायदा क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए, और खान साहब के ऊपर किसी को भी
कब्जा नहीं कर लेना चाहिए कि भाई हम ही जब बस जाके मिलेंगे और कोई नहीं मिल सकता। तो पूरी पार्टी के अपने अपने इश्यूज़ हैं जो जिससे कोर्ट अगर परमिशन दे रही है तो कोर्ट की परमिशन से कोई भी उन्हें मिल लेना चाहिए। अब इसी तरह से जी आज बात हम थोड़ी सी आगे लेके जाते हैं। उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन आज रेज़ किया है कि जो मामला चल रहे हैं कौमी असम्बली में, ऑर्डिनेंस कुछ पास किए गए थे, उन ऑर्डिनेंस में तौसीह के लिए एक साथ 7-8 ऑर्डिनेंस जो हैं उनको आज असम्बली में रख दिया गया और किसी को पता नहीं है कि अंदर कानून है क्या क्या नहीं है। और कानून आप खुद कानून साजी करें, अब पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है तो ये तो कोई जवाज़ नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है मुल्क चलाने की कोशिश करें। लेकिन ना किसी को पता था इन ऑर्डिनेंस में था क्या क्या शिक्के थी, बिल्स किस टाइप के थे, कुछ नहीं, बस तौसीह के लिए वो सामने रख दिए गए। और जाहिर है कि मेजॉरिटी चूँकि हुकूमती मेम्बरान की है तो वो हो भी जाएगा। लेकिन आज इसके ऊपर जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है। तो जिस अंदाज़ से अब ये चीज़ें चल रही हैं, अब आपको वही बात मैं फिर समझाना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली ये सारा सिस्टम जो है वो पीछे से कंट्रोल्ड सिस्टम है और आगे ये सब जो हैं आप देख लें, कैबिनेट हो या पार्लियामेंट हो, ये सब आगे मोहरे बन चुके हैं। तो इसलिए किसी को भी अपने दिमाग इस्तेमाल करने या अपनी मर्ज़ी से कानून साजी की उस तरह से इजाज़त ही नहीं होगी, बात करने की तक इजाज़त नहीं है। आज एक तकरीर के दौरान कुलभूषण यादव का जिक्र आ गया। अब कुलभूषण यादव जो है वो कौन था? वो इंडियन जासूस था और जिसको पकड़ा गया और जिसको ज़ाहिर है सज़ा भी हुई मिलिट्री कोर्ट से, फिर उसके बाद उसका मामला आलमी अदालत में भी चला गया वगैरह वगैरह, वो लंबी कहानी आपको पता ही है। लेकिन समझ ये नहीं आती कि आखिर कुलभूषण यादव को लेकर के आखिर इतनी सेंसिटिव क्यों है पीएमएलएन और उसके ऊपर तनकीद करने से वो गुरेज क्यों करते हैं। कुलभूषण यादव जब पकड़ा भी गया था उसके बाद जब ये मामला आगे भी बढ़ा और उस दौरान नवाज शरीफ साहब को भी जनरल असम्बली में जाके जब खिताब का मौका भी मिला तो उन्होंने वहाँ पे भी कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये इतना बड़ा वाक़या है कि आपका एक दुश्मन मुल्क जो है वो आपके घर के अंदर जासूस भेज रहा है, वो पकड़ा गया तो आपको तो उसकी बैंड बजा देनी चाहिए कि इंडिया की हरकतें आप चेक करें। लेकिन कोई मजम्मत नहीं, कोई उसका नाम तक नहीं लेता पीएमएलएन की तरफ से। और अब जब दोबारा पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई है तो फिर यही सूरत हाल हुई कि आज कुलभूषण यादव का इसी तरह किसी मामले के ऊपर जिक्र आया तो पीटीवी ने उसका नाम म्यूट कर दिया। समझ नहीं आती कि कुलभूषण यादव को इतनी इज्जत और एहतराम देने की वजह क्या है। क्या आखिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है पीएमएलएन ने कि जो वो खुलकर कुलभूषण यादव को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते या उसके ऊपर या इंडिया के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते इसके नाम लेकर के। तो ये बिल्कुल एक अजीबो गरीब मामला है कि आपका जासूस पकड़ा जाता है आपके घर के अंदर से और आप जो है उसके ऊपर कवर करने की कोशिश करते रहते हैं और उसके ऊपर आप बात ही नहीं करते। ये एक अजीबो गरीब सा मामला है। दूसरी तरफ हम अगर देखें खान साहब के मामले के ऊपर तो खान साहब ने ना सिर्फ ये कि इंडिया से शुरू में तो बात की कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जब इंडिया ज़्यादती कर रहा था तो खान साहब इसके ऊपर खुल के बात कर रहे थे और उन्होंने जिसको कहते हैं ठोक बजा के तनकीद भी की और अच्छी खासी क्लास भी ली। और जब यूनाइटेड नेशन में भी खान साहब गए तो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा बड़े मौसर अंदाज से सामने रखा और फिर उन्होंने उस एक जो खिताब जो उनका बहुत वायरल भी हुआ था उस असम्बली में के खिताब में उन्होंने इस्लामोफोबिया की भी बात की और वो एक ऐसी चीज़ थी जो खान साहब ने बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कारनामा किया था इस्लामोफोबिया के लिए कि जो उस सारे कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक पूरी तहरीक चला दी। और फिर वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स पर फिर खान साहब ये बात करते रहे। उन्होंने ना सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से लोगों को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हमारे लिए किस कदर बुलंद है और हमारे लिए उसका क्या इज़्ज़त और एहतराम के साथ साथ मोहब्बत और जो एक इश्क का रिश्ता है वो क्या है। और अगर उन्हें कोई खुदा न खास्ता तज़हीक करता है उनकी या किसी हवाले से भी उनके ऊपर अगर उनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो वो हमारे लिए कितनी तकलीफ़ दे बात होती है। तो ये चीज़ मुसलमानों को तो पता ही है, लेकिन वेस्ट को और नॉन मुस्लिम्स को आप जाकर ये रियलाइज़ कराएं कि भाई ये काम करने की हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके साथ साथ आप ये भी करें, ये भी उन्होंने किया कि जो हमने देखा कि एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे थे कि कहीं पे मुसलमान फैमिली है तो उसको टारगेट कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड में वाक़या पेश आया, मस्जिद में आके किसी ने किस तरीके से इतने पढ़ते नमाजियों को जो है वो शहीद किया।
اور کئی واقعات ایسے رونما ہو رہے تھے جس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنے آپ میں یہ طے کر لیتا ہے کہ جناب اب ہم کسی بھی مسلمان کو جو مرضی سزا سنا دیں کھڑے کھڑے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ پھر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کے واقعات بڑھ رہے تھے ویسٹرن کنٹریز میں. تو اس حوالے سے پھر خان صاحب نے ایک ریئلائزیشن دی. تھرو آؤٹ یہ ایک تحریک بھی چلی، اور بھی اس میں ظاہر ہے بہت سارے کردار شامل ہیں، لیکن جو ایونچولی اس میں جو سب سے مثبت اور سب سے مؤثر کردار تھا وہ عمران خان کا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے پھر یہ ایک باقاعدہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد منظور ہوئی، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا یونیورسلی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اسلام ایک امن پسند ملک ہے، اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جائے، اس کی نفی کی جائے، اس تاثر کی نفی کی جائے، اور پھر اس چیز کے اوپر پھر جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے واقعات ہیں اس میں کمی لائی جا سکے. تو یہ ساری جو ایک خدمت ہے اسلام کی، یہ خان صاحب کے اللہ نے حصے میں لکھ دی، انہوں نے کی. اس میں اور بہت سارے اور جو مسلم ممالک ہیں ظاہر ہے ان کا بھی کردار ہے، لیکن سب سے مؤثر آواز خان صاحب کی تھی، یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آج ہم 15 مارچ کو یہ دن مناتے ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہی تکلیف بھی ہو رہی کہ جس شخص نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بالکل بے بنیاد کیسز کے اوپر، اور جس طریقے سے وہ کیسز چلے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کس طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہم لوگ کون ہیں کہ جو ملک کا ہیرو ہے یا جس نے اسلام کے لیے کام کیا، جس نے پاکستان کے لیے کام کیا، اس کو اٹھا کے ہم نے بے بنیاد کیسز میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور مہینوں سے ڈالا ہوا ہے، اور ایک سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو دنیا میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے، جس کی بات کو لوگ سنتے ہیں، اس سے ہم کتنے کام لے سکتے ہیں پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اور ہم اس کے ساتھ اس کی شخصیت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم نے جیل میں پھینکا ہوا ہے. اور یہ ربڑ سٹیمپ قسم کے جو لوگ ہیں، کٹ پتلیاں، ان کو لا کے ہم نے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا ہوا ہے، جو کہ اپنی مرضی سے بات تک نہیں کر سکتے، جو کہ اپنی مرضی سے کلبھوشن یادیو کو کوئی کنڈیم نہیں کر سکتے. اس طرح کے بزدل لوگ جو ہیں وہ آپ نے عہدوں پہ بٹھا دیے ہیں، غلام سوچ کے لوگ آپ نے عہدوں پر بٹھا دیے ہیں. اور جو ملک کی خود مختاری کی بات کرتا ہے، جو ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، جو اپنی ایک غیرت مندی کی بات کرتا ہے، جو خودی کی بات کرتا ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے. یہ ویژن ہے ہمارے طاقتور لوگوں کا، یہ آپ اندازہ لگا لیں. تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ خود کیا ہے، ان کی خود کی سوچ پھر کیا ہے، یہ خود کیا ہے، یہ خود پھر غلام ہے. تبھی ان کو اپنے جیسے لوگ پسند ہیں. اور جو اگر کوئی اس سے مختلف نظر آتا ہے کہ وہ کھل کے بات کرتا ہے کہ بھئی ہماری اپنی مرضی ہونی چاہیے، ہماری اپنی پالیسیز ہونی چاہیے، وہ شخص پھر ان کو قابل قبول نہیں تھا. تو خان صاحب کی سیاسی فیصلوں کے اوپر بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں، بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. بہرحال ابھی بھی یہ لڑائی، یہ قصہ، یہ کہانی جاری ہے، اور اتنا کچھ PTI کے ساتھ وکٹمائزیشن کا کرنے کے باوجود بھی سلسلہ یہاں پہ تھما نہیں ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزید 20 کے قریب حلقے ہیں جو کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ PMLN کی گود میں ڈالنے کی تیاری بھرپور ہے. ری کاؤنٹنگ کے نام پر وہی پرانا حربہ ہے. کر یہ کیا رہے ہیں کہ ایک نیا فارم 47 جاری کر دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں جیسے پچھلا جو PTI کا امیدوار اگر 7,000 سے جیتا ہے تو 10,000 جو ووٹ ہیں اس کے وہ ریجیکٹ اور کر دیتے ہیں ڈبل سٹیمپیں لگا کے، اور اس کے بعد پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی جو اس کے ووٹ تھے، مسترد ووٹ، وہ زیادہ تھے، لہٰذا اب یہ ہار گیا اور دوسرا بندہ جیت گیا. اور اتنی بلاٹنٹ قسم کی یہ ریگنگ ہے، اتنی کھلی، اس قدر بے شرمی سے کی جا رہی ہے، ڈھٹائی سے کی جا رہی ہے، لیکن نہ لینے والوں کو شرم آ رہی ہے نہ دینے والوں کو شرم آ رہی ہے. دونوں ہی بے شرم ہوئے ہیں. اور حیرانی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر باقی بھی سب کچھ ملک میں بڑا نارمل چل رہا ہوتا ہے، میڈیا ہو، عدالتیں ہوں، وکلا ہوں، سب اس میں رو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی بس یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. یعنی آپ کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ میری تو ابھی تک سوچ اس بات سے آگے ہی نہیں جاتی ہے. مجھے اکثر لوگ کچھ پروگرامز میں بلا لیتے ہیں تو وہ آگے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں وہیں اٹکی پڑی ہوتی ہوں کہ یار پہلے یہاں سے تو نکلو کہ یہ آپ نے کیا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. پھر یہ آگے کی بات ہے کہ ملک چلنا کیسے ہے، ان کی پالیسی کیا ہوگی، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، مریم کیا کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ.
बहरहाल मरियम के हवाले से जी 50 रुपये फ़ी किलोमीटर का हेलीकॉप्टर भी ये इस्तेमाल कर रही हैं। ये खबर भी आज हमने सुनी है अज़मा बुखारी साहिबा से कि जी उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिर्फ एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया, हर रोज़ वो यूज़ नहीं करती हैं, ना करने का इरादा है। और अब ये भी वैसे अजीब बात है, सिक्योरिटी रीजंस, इतनी सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है, बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी होती है और ज़ाहिर है जहाँ से वो गुजरती हैं वहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से एक पूरा बंद होता है, बाकी सारा ट्रैफिक, कोई आसपास तो आ ही नहीं सकता है रेलिवेंट बंदा, तो क्या इसमें उनको मज़ीद ख़तरा है जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद है। लेकिन अगर मान लिया फिर भी है तो फिर जी इस वजह से जी वो हवा के रास्ते वो फिर आती हैं, दफ्तर आई हैं, और उस पर फिर वही अजीबोगरीब सी मंतक कि जी वो तो बहुत सस्ता पड़ता है। वही मुझे याद आ रहा है कि जब फवाद चौधरी साहब ने बात की थी एक दफ़ा खान साहब के लिए, खान साहब भी आते थे हेलीकॉप्टर पर अक्सर ऑफिस बनीगाला से, तो उन्होंने भी ये बात की कि जी हम ट्रैफिक का बहाव मुतासर ना हो तो इसलिए हम ये करते हैं, और वैसे भी अगर पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ आए तो इतनी गाड़ियों का फ्यूल वगैरह वो इतना महंगा पड़ जाता है, तो अगर हेलीकॉप्टर पे आते हैं तो वो तो बड़ा सस्ता पड़ता है। और उन्होंने भी कोई ऐसी ही फिगर दिया था कि 50 रुपये फ़ी किलोमीटर पड़ता है। तो आज अज़मा बुखारी साहबा ने उन्हीं की लाइन फॉलो कर ली। हालांकि ये लोग खुद PMLN वाले इस बात के ऊपर कितनी तनकीद करते रहे, लेकिन आज वही तौजीहात तक वही दे रहे, भाई आप कम से कम वजूहात ही बदल लें उसकी, लेकिन वो भी दलील भी वही है कि जी वो तो बड़ा सस्ता पड़ता है और सिक्योरिटी की वजह से आते हैं। बहरहाल जी ये हमें तमाशे अभी देखने को मिलते रहेंगे, ना जाने कब तमाशे अब ये इंटरटेनमेंट से ज़्यादा अजियत में बदल चुके हैं, लेकिन ये फ़िलहाल अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।